वरना मैं नैनीताल से उतरते हुए इसके ब्रेक फेल हो गए थे। अच्छा। हाँ, ये मुझे सबसे बड़ी दिक्कत लगी और मैंने नीचे आते ही सर्विस सेंटर सर्च करा। अगर आप रफली चलाते हैं तो मिनिमम 25 का आएगा, 25 का एवरेज आना ही आना है। इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की है, आप इस तरीके से हाथ रख नहीं रख सकते, हो सकता है इसमें गड्ढा पड़ जाए। जी, सही बात है। ठीक, आप इसमें ऐसे करके नहीं बैठ सकते हैं, हो सकता है यहाँ गड्ढा पड़ जाए। हाँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू गियरबॉक्स ऑटोपीडिया। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो मेरा नाम है मयंक और आज हम बात करने वाले हैं जो मारुति की तरफ से स्विफ्ट आती है उसके VDI वेरिएंट के बारे में। अब गाड़ी का कुछ ऐसा सीन है, ये गाड़ी मैन्युफैक्चर होनी तो बंद हो गई है क्योंकि ये डीजल में आई है। जब से BS6 नॉर्म्स आए हैं तब से ये मैन्युफैक्चर होनी बंद हो गई है। तो स्पेशली ये वीडियो हम उन लोगों के लिए ला रहे हैं जो लोग अभी कोई प्री ओन्ड कार के लिए देख रहे हैं। तो हम इसकी कहानी जानेंगे कि क्या ये गाड़ी सक्सेसफुल है और जो भी इसका रहता है, क्या इसका खर्चा बैठता है या जो भी कुछ है वो सब जानते हैं इसके ओनर से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। धन्यवाद मयंक भाई। तो सर, कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम गिरिवर कुमार है, जी। मैं मुरादाबाद ज़िले में रहता हूँ, मुरादाबाद में रहता हूँ। मैं एक सहायक अध्यापक हूँ गवर्नमेंट से। तो सर, कुछ इस कार के बारे में बताइए, कौन सा वेरिएंट आपने कब परचेस किया था? ये कार मैंने ली है 2019 में और शायद ही लास्ट ही वेरिएंट है जो उस महीने के बाद ये गाड़ी बंद हो चुकी थी हमारी। इसके बाद कोई वेरिएंट डीजल में नहीं आया है। अच्छा। तो सर, अब बात आती है कि डिज़ायर, मारुति या स्विफ्ट की जब बात करते हैं तो इस गाड़ी का आपको मतलब परचेस करने का कैसे प्लान बना, या आप कौन सी गाड़ी इसके जब इसको परचेस करने वाले थे तो आप कैसे देख रहे थे, कैसे आपकी जर्नी रही, उसके बारे में बता सकते हैं? देखो, गाड़ी तो हम बहुत सारी देख के आए थे, जैसे कि सब लोग देखते ही हैं, नेट पे भी देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं जी। हर जगह देखते हैं। गाड़ी ये लेनी नहीं थी। अच्छा। हाँ, रियल में गाड़ी में अर्टिगा लेने गया था। मैंने i10 भी देखी, i20 भी देखी। लेने में मैंने जो बुक कराई थी वो अर्टिगा बुक कराई थी। अच्छा। हाँ, मगर अर्टिगा में मुझे एक जो मेरे लिए कमी लगी, वो सबके लिए कमी नहीं हो सकती, मेरे लिए कमी ये है कि मुझे डेली इतना यूज़ है मेरा कि मैं अर्टिगा को रोज़ नहीं चला सकता हूँ अकेला। अच्छा। ठीक, वो 7 सीटर कार में आ जाती है जिसका पर्पज़ अलग ही हो जाता है। वो मेरे लिए, मेरे पर्पज़ से सूट नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने स्विफ्ट पे अपना शिफ्ट कर लिया। अच्छा। तो अब बात आती है मारुति का, थोड़ा सर्विस सेंटर का थोड़ा ऐसा रहता है, लोगों के मिक्स रिव्यूज आते हैं कि उनका अच्छा है, किसी का बुरा रहता है। तो जब आप ये गाड़ी खरीद रहे थे तो आपका उसका सर्विस सेंटर या शोरूम का एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? देखो, एक्सपीरियंस की बात करें हम तो एक्सपीरियंस ऐसा है कि जिस दिन मुझे बोला गया था कि आपको उस डेट को गाड़ी मिल जाएगी, मुझे उस डेट को उसी टाइम पे गाड़ी मिल गई थी। तो अब बात आती है कि इस गाड़ी को आपने कितना चला लिया है? ये गाड़ी मैंने अभी तक 45,000 किलोमीटर में चला चुका हूँ, 45,000 कुछ किलोमीटर चला चुका हूँ लगभग 3 साल के आसपास में। हाँ, मुझे अभी 2.5 साल हुए हैं। अच्छा, 2.5 साल में। 2.5 साल हुए। तो 45,000। 45,000 में चला चुका हूँ। तो अब बात करते हैं इसकी सर्विस कॉस्ट की। तो इसमें आपको कितनी सर्विस कॉस्ट आती है लगभग हर सर्विस पे, और कितने किलोमीटर के बाद इसकी सर्विस होती है? इसी की सर्विस सभी गाड़ियों की तरह 10,000 किलोमीटर पर होती है। और कोई ऐसा मैं मानता नहीं, एक मिथ चलता है कि पेट्रोल भाई ज़्यादा सस्ता हो जाता है और डीजल गाड़ी का मेंटेनेंस बहुत भारी पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा। पेट्रोल गाड़ी का सर्विस जितना पड़ती है उसी इसकी भी सर्विस उतना ही पड़ती है, बस केवल एक सर्विस छोड़ के अगली सर्विस पे इसके डीजल फिल्टर बदले जाते हैं, जो एडिशनल। हाँ, कोई ज़्यादा नहीं, 600 700 800 1000 रुपये का अंतर सारा पड़ता है, वो भी एक सर्विस छोड़ने के बाद। बाकी सेम डीजल और पेट्रोल में कोई अंतर नहीं है। सर्विस चार्ज वही पड़ता है, लगभग 6,000 4,000 5,000, किसी महीने 8,000। अच्छा। तो जैसे आपने 45,000 चला ली, तो कोई मेजर खर्चा आया अभी तक इसमें, या कुछ जैसे क्लच पेट वगैरह, सस्पेंशन का काम हुआ हो या कुछ ऐसा? अभी तक गाड़ी आप जब रिव्यू आप करेंगे, आप अंदर चला के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल नई गाड़ी आप चला रहे हैं। जी। अभी चलाने वाली बात हो रही थी, तो आपको इसी गाड़ी का रिव्यू जो अपकमिंग वेडनेसडे उस पे आपको इसका रिव्यू मिलेगा। इस गाड़ी को आप जब चलाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि गाड़ी 45,000 किलोमीटर चल चुकी है। अच्छा। क्योंकि कहते हैं कि डीजल गाड़ी जो होती है उसका वार्म अप ही कम से कम 1 लाख पे होता है। अच्छा। ये आप शायद जानते होंगे कि इंजन का वार्म अप 1 लाख किलोमीटर चल के होता है। कहते हैं ना, इंजन खुल जाना। क्या अब यहाँ है, अब तो इसका इंजन खुला है। तो इसका डीजल गाड़ी का तो कोई सा भी गाड़ी ले लो आप, डीजल का इंजन ही 1 लाख किलोमीटर पे खुलता है। जी। तो अभी तक तो इसमें कोई ऐसा मेजर डिफेक्ट आया नहीं है। जी।
तो अब बात आती है, आदमी डीजल गाड़ी की तरफ बढ़ता है क्योंकि उसको थोड़ा सा रहता है कि यार चलो एवरेज भी अच्छा मिल जाएगा। जी जी तो बिल्कुल। अब बात आती है इस गाड़ी के एवरेज की, तो आपका कितना एवरेज रहता है अगर मैं सिटी और हाईवे दोनों अलग अलग बात करूँ? देखो अगर सिटी की बात करें हम, तो सिटी में एवरेज आता है इसका लगभग 22 से लेकर 25 तक का। सिटी में 25 तक का एवरेज? सिटी में 22 से 25 तक का डेफिनेटली मिल जाएगा आपको। देखिए मयंक जी, अगर आप डीजल गाड़ी का हाईवे पे अगर एवरेज चाहते हैं इस गाड़ी से, तो दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो आप बहुत रफली चलाते हैं हाईवे पे, जी। ठीक, और एक स्पीड मेंटेन करके चलाते हैं। तो अगर आप रफली चलाते हैं तो मिनिमम 25 का आएगा, 25 का एवरेज आना ही आना है इस गाड़ी का। मैं और गाड़ी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप एवरेज लगाते हैं 60 की स्पीड पे, आपको 60 की स्पीड से बिल्कुल ऊपर नहीं जाना है। 60 से आप 65 जा सकते हैं, 70 जा सकते हैं, मगर आप 80-90 नहीं जा सकते। ठीक है। तो आप इसका एवरेज 28 से 31 तक का मैंने लिया है। अच्छा, हाँ, ये तो 28 से 31 तक का मैंने लिया है गारंटेड। और अभी भी आप मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे देखेंगे तो अभी भी 27 का एवरेज शो हो रहा है, अच्छा, ठीक है, और इतना लिया भी है मैंने। तो काफी अच्छा है। मतलब इतना एवरेज आना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो गई। जी जी बिल्कुल। बाइक के खर्चे से कम में हो गई, बताओ यार, और क्या करोगे आप लोग भी। गाड़ियाँ बिकती है एवरेज पे ही हैं, हाँ, ये बात तो है। ठीक। मारुति की गाड़ियाँ केवल जो इंसान लेता है वो डेली यूज़ के लिए लेता है, और एवरेज अच्छा एवरेज देख के ही मारुति पे शिफ्ट करता है, वरना तो और कोई कारण नहीं है कि आदमी मारुति खरीदेगा। सही बात है यार, क्योंकि आप सभी तो जानते हो मारुति के बारे में क्या क्या नहीं बोला जाता। तो अब बात आती है, गाड़ी अच्छी बहुत है नो डाउट, बट कुछ ऐसा होता है कि यार इसमें ये चीज़ और होती तो मज़ा आ जाता। हाँ, मतलब जो आपको इसको डाउन साइड लगता है इस गाड़ी में, वो क्या है? मतलब कुछ आप देखो सबसे बड़ी कमी मुझे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की लगती है। अच्छा। ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा नीची है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है इस गाड़ी के अनुसार। और कुछ इसका फ़ायदा भी है कि गाड़ी बैलेंस बहुत रहती है अगर गाड़ी नीची है तो। बस यही नुकसान है कि मुझे इसमें ग्राउंड क्लियरेंस कम लगता है। इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की है, आप इस तरीके से हाथ नहीं रख सकते, हो सकता है इसमें गड्ढा पड़ जाए। जी, सही बात है। ठीक, आप इसमें ऐसे करके नहीं बैठ सकते हैं, हो सकता है यहाँ गड्ढा पड़ जाए। हाँ तो मुझे सबसे बड़ी कमी इसकी बॉडी की लगी है। बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की है जी। और बहुत ही ज़्यादा हल्की है। कोई बंदर भी अगर इस पर कूद जाए तो गड्ढा डाल देता है। ये तो है मारुति की गाड़ी में। मारुति ने सब कुछ दे दिया यार, गाड़ी में भी फीचर्स पैक कर दी गाड़ी। तो मेरे अनुसार थोड़ा सा इसका वेट बढ़ा दिया जाए, इसकी बॉडी पे काम किया जाए, तो फिर अपना स्विफ्ट अपना वो पुराना अपना से। परचम हाँ, हासिल कर जो लेगी। पुरानी स्विफ्ट आती थी महंगी, हाँ। आपने देखा होगा कि बहुत ही मजबूत गाड़ी आती थी, और काफी उससे तो इसका। कम से कम बहुत वजन कम कर दिया गया है। हाँ। तो एवरेज चाहिए तो कुछ तो हाँ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल, करना एवरेज भी पड़ेगा। आप 30 का एवरेज अगर डीजल पे ले रहे हो तो डेफिनेटली कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सही बात है। तो अब बात आती है कि कुछ फीचर्स हम लोग गाड़ी को, मतलब कुछ फीचर्स को सोच समझ के लेते हैं कि अच्छा ये है, बट कुछ फीचर्स हमें बाद में पता चलते हैं कि अच्छा हाँ इसमें ये भी है। तो ऐसा कोई फीचर आपको बाद में पता चला? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता थी, जैसे इसमें एंटी थीफ सेंसर होते हैं। अच्छा। ठीक, कि गाड़ी को अगर कोई खोलना चाहेगा तो गाड़ी आवाज़ करेगी, बीप करेगी जी। बीप करेगी। तो वो मुझे नहीं पता था इसमें है अच्छा। वो, मगर वो मुझे तब भी नहीं पता चला जब मैंने ले ली। जब फिर भी एक बार सर्विस पे गई तो उन्होंने कहा कि इसके मैं सेंसर ऑन कर दूं क्या, सर्विस सेंटर वालों ने बोला। मैंने कर दो भाई, ये कौन से हैं। तो जी। उन्होंने जब मुझे वो सेंसर खोले, सारे सेंसर खोल दिए थे इसके, तब मुझे बहुत सारे फीचर्स इसके अच्छे लगे कि हाँ यार ये तो चीज़ होनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। जी। हाँ। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी से आपने मैक्सिमम कितने किलोमीटर्स की ट्रिप की है? देखो मैक्सिमम मैंने इससे 1100 किलोमीटर की ट्रिप की है वन टाइम में। अच्छा। हाँ। तो उस ट्रिप का एक्सपीरियंस, मतलब उस ट्रिप पे कहाँ गए थे आप, कुछ माइलेज कितना रहा था, और कोई दिक्कत आई थी उस ट्रिप में इस गाड़ी से? उस ट्रिप में मुझे दिक्कत आई थी, मैं अभी बताऊंगा आपको, जी। मगर मैं थका नहीं इस गाड़ी से। अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि मैं इस गाड़ी से बिल्कुल नहीं थका, क्योंकि जैसा आप बहुत लंबी ड्राइव करते हो तो आप बहुत सारी गाड़ी में थक भी जाते हो। इसकी सीटिंग कैपेसिटी कंफर्टेबल इतनी है, सीट्स इसकी, कि आप बिल्कुल नहीं थकोगे। अच्छा। हाँ। और मैं इसे लेके गया था केदारनाथ, बद्रीनाथ और उधर नैनीताल, बागेश्वर, जागेश्वर, इधर सारे मैं ऊपर मैं गया हूँ जी। और इसे एक बार भी लेके गया हूँ। अकेले ही ड्राइव करी है मैंने, मेरे साथ 2 जने और थे, अच्छा। और केवल अकेले ड्राइव करी है, अकेले लेकर आए 3 दिन के अंदर।
तो उस ट्रिप के दौरान कोई प्रॉब्लम इस गाड़ी में जो आई? हाँ, इस गाड़ी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, शायद सभी गाड़ियों में ये भी हो सकती है, जब आप पहाड़ों से उतरते हैं तो ये इसके ब्रेक शू इतने हीट हो जाते हैं, हीट होकर इसका पैडल छूट जाता है। अच्छा। ये सबसे बड़ी दिक्कत आई मुझे। वो तो मुझे एक्सपीरियंस इतना हो गया शायद ड्राइविंग का, या फिर गॉड का गिफ्ट कुछ ऐसा मान लो कि हाँ मैं उसको संभाल पाया, वरना मैं नैनीताल से उतरते हुए इसके ब्रेक फेल हो गए थे। अच्छा। हाँ, ये मुझे सबसे बड़ी दिक्कत लगी। और मैंने नीचे आते ही सर्विस सेंटर सर्च करा तो रोड साइड असिस्ट इसके साथ मुझे मिला हुआ था। तो इंजीनियर की टीम आई, उन्होंने मेरे ब्रेक चेक करे, तो उसमें दिक्कत ये आई थी कि ब्रेक फ्यूल मतलब रेड हो चुका था। अच्छा। हाँ, वो निकल चुका था अपने आप ही। और ज़्यादा ब्रेक लगने के कारण से जब हम कंटिन्यूसली लगातार हम पहाड़ों पे चला रहे हैं गाड़ी, और ब्रेक पे चलती है गाड़ी, ठीक। हाँ, तो कंटिन्यूस चलने के कारण से ब्रेक शो इसके गर्म हो गए थे, ब्रेक पैड भी गर्म हो गए थे, डिस्क वाले भी, तो उसने पैडल छोड़ दी। अच्छा। तो यार मतलब ये भी ठीक है कि गाड़ी कंट्रोल हो गई, तो गाड़ी कंट्रोल हो गई हैंड ब्रेक के थ्रू, बस वो भी हैंड ब्रेक भी नहीं लग पा रहे थे, धीरे करके हमने गियर कम किए। अगर हम आपको इस गाड़ी को रेट कराएं आउट ऑफ 10, तो आप इस गाड़ी को कितने नंबर दोगे? आउट ऑफ 10 में मैं इसको 7 नंबर। अच्छा, आपने 3 नंबर क्यों काट लिए अपनी गाड़ी के? 3 नंबर मैं 2 बार ऐसा फेस कर चुका हूँ कि इसका ब्रेक फेल हो चुका है। तो मैं तो 7 ही काट लेता, आपने तो 3 काटे। इसकी परफॉर्मेंस के अनुसार, क्योंकि वो शायद हो सकता है मेरी गलती हो कि मैंने ज़्यादा ब्रेक मार लिए हो, और शायद मुझे जानकारी भी नहीं थी इस चीज़ की कि ज़्यादा हीट होने पर गाड़ी रोक लेनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जब लंबे जाओ तो थोड़ा रुक के जाओ। तो अब बात करते हैं, अगर आपको सर्विस सेंटर को रेट करना हो तो आउट ऑफ 10 कितने नंबर दोगे आप? सर्विस सेंटर का मैं बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस 2 गाड़ी है मेरे पास मारुति। अच्छा, दूसरी भी मारुति ली? दूसरी भी मैंने मारुति ली है। तो लॉयल फैन है भैया मारुति वालों के। तो इस गाड़ी में तो मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो मैं किसी को उनको क्या बताऊं जी। मगर दूसरी गाड़ी में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। अच्छा। ठीक, उसकी थ्रोटल बॉडी को लेके, वो पेट्रोल गाड़ी है। अच्छा। ठीक, उसकी थ्रोटल बॉडी में कुछ कमी थी जिसे वो डायग्नोज नहीं कर पा रहे। अच्छा, मतलब सर्विस सेंटर चेंज करके देख लिया आपने? हाँ, सर्विस मुरादाबाद में भी दो सर्विस सेंटर हैं जी। दोनों सर्विस सेंटर पे जो गाड़ी के मतलब सर्विस एडवाइज़र होते हैं, जो हमारी गाड़ी को चला कर देखते हैं, उसकी कमियां निकालते हैं, और वो हमें बताते हैं कि इसमें ये कमी है, ये सही है जी, कि इसमें सर्विस में ये काम होगा। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, मैंने गाड़ी ली, मेरी 3000 किलोमीटर गाड़ी चली। अच्छा। और उन्होंने बोल दिया कि इसकी क्लच प्लेट खराब। 3000 किलोमीटर पे क्लच प्लेट खराब। अच्छा। और जबकि दिक्कत ये थी कि उसका क्लच वायर ढीला था, वो झटके से उठ रही थी। अच्छा। मतलब जो क्लच छोड़ रही थी, वो थोड़ा पैंडल ऊपर आके छोड़ रही थी। समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो केवल इस दिक्कत को उन्होंने कह दिया कि इसकी क्लच प्लेट खराब है, क्लच प्लेट डाल दो। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद उसमें थोड़ी पिकअप में दिक्कत आई। पिकअप में दिक्कत किसी वजह से नहीं आई थी, वो सेटिंग थोड़ी सी खराब हो गई थी गाड़ी, इस वजह से नहीं आई। उन्होंने कहा कि इसकी थ्रोटल बॉडी पूरी नहीं पड़ेगी, किट पूरी नहीं पड़ेगी। अगर जितने भी वहाँ पे इंजीनियर हैं जो गाड़ी की सर्विस करते हैं, उनको रेटिंग दूंगा 10 ऑफ 10। अच्छा। ठीक, मगर जहाँ जो उसे डायग्नोज करते हैं गाड़ी को, वो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में तो है नहीं कोई जो डायग्नोज कर सके कमी को। जबकि वही कमी मैंने सर्विस सेंटर से बाहर अगर एक मैकेनिक को दिखाई है, तो उसने बिल्कुल मुझे बता दिया कि इसमें ये कमी है, और मुश्किल से 1-2 स्क्रू ढीला और टाइट करना था थ्रोटल बॉडी के अंदर, तो टैबिट सेट करने थे उसके। अच्छा। बस इतना सा काम करके वो गाड़ी ठीक हो गई, जबकि वो उसमें 4 से 5 हज़ार रुपये की थ्रोटल बॉडी आती है, वो चेंज करने दी जाती है। क्या कहा जाएगा अब इन सर्विस सेंटर वालों को? हाँ। तभी मैंने आप लोगों से को बताया था कि, और जैसा भी सर से मैंने बोला था कि इसके मारुति वालों के बहुत मिक्स रिव्यूज आते हैं। अभी आपने देखा कि एक ही पर्सन गाड़ी 2 है, तो इससे तो सेटिस्फाइड है, बट जो दूसरी गाड़ी मारुति की उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो अब बात आती है कि अगर आपको मैं 3 सेगमेंट दूँ, हैप्पी, अनहैप्पी या सेटिस्फाइड, तो आप इस गाड़ी के कौन से सेगमेंट में रहोगे? तो उस गाड़ी से तो मैं सेटिस्फाई हूँ बस। अच्छा। ठीक, मगर इस गाड़ी से मैं हैप्पी हूँ। अच्छा। ठीक है। तो बस दोस्तों, तो फिर थैंक यू सर, आपने अपना टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी किसी नई गाड़ी के साथ, और वेडनेसडे को इस गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैं आपके साथ ले आऊँगा। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे सेफ और जय हिंद।